नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन बात करेंगे भूकंप या अर्थक्वेक। भूकंप क्या है? भूमि में कंपन, भूकंप। जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बाह्य अथवा अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा हो जाता है तो उसे भूकंप कहते हैं। दूसरे शब्दों में, भूकंप भूपटल के कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपरी चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। अब भूकंप के कारण। भूकंप के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर उनको कुछ शब्दों में व्यक्त करें तो वो है, भूकंप का एकमात्र कारण है धरातल पर संतुलन में अव्यवस्था का उत्पन्न होना। यही है मुख्य सारे कारणों का एक एक शब्द में अर्थ। इसमें सबसे पहला है भूकंप आने के कारणों में ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया भूकंप के प्रमुख कारणों में से एक है तथा ज्वालामुखी क्रिया एवं भूकंप एक दूसरे के अभिन्न अंग माने जाते हैं। अर्थात ज्वालामुखी के उद्गार के साथ प्राय भूचाल अवश्य आता है अथवा कभी कभी अन्य कारणों से भूकंप के कारण ज्वालामुखी का उद्गार भी होता है। ज्वालामुखी क्रिया में जब तीव्र एवं वेगवती गैस एवं वाष्प धरातल के निकट के निचले भाग से बाहर प्रकट होने के लिए धक्के लगाती है तो भूपटल में अनायास ही जोरों से कंपन पैदा हो जाता है तथा भूपटल में अनायास ही जोरों से कंपन पैदा हो जाता है तथा भयंकर भूकंप अनुभव किया जाता है। इस प्रकार जहाँ पर भूपटल कमजोर होता है वहाँ पर वेगवती गैसें तीव्रता के साथ भूपटल को तोड़कर विस्फोट के रूप में धरातल पर ज्वालामुखी के उद्गार के साथ प्रकट होती हैं। इस प्रकार के भयंकर उद्गार के साथ ही साथ भूपटल में कंपन पैदा हो जाता है। इस प्रकार के साधारण भूकंपों का प्रभाव 160 से 240 किलोमीटर तक के क्षेत्र में देखा जाता है, परंतु इस तरह के भूकंप की तीव्रता ज्वालामुखी के उद्गार की तीव्रता पर आधारित होती है। जैसे सन 1983 में सुंडा जलडमरू जावा और सुमात्रा के बीच है कि क्राकोटोआ द्वीप पर भयंकर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो इतना शक्तिशाली व तीव्र भूकंप आया कि उसका प्रभाव वहां से 12,800 किलोमीटर दूर दक्षिणी अमेरिका के हान अंतरद्वीप तक देखा गया था। इस कंपन द्वारा सागर में भयंकर भूकंपी लहरें सुनामी का आविर्भाव हुआ जिसकी ऊंचाई सागर तल से 120 फीट यानी 36.5 मीटर थी। इसके प्रभाव से सुमात्रा तथा जावा के तटवर्ती भागों में 36,000 व्यक्तियों का संहार हुआ। 16 जनवरी 1968 का सिसिली द्वीप भूकंप सागर के उद्गार माउंट एटना ज्वालामुखी का पुनः अचानक भयंकर उद्गार प्रारंभ हो गया। इस उद्गार से सिसिली द्वीप पर भयंकर भूकंप आया जिससे अपार हानि हुई। जनधन। दूसरा है भूपटल भ्रंश। भ्रंश का मतलब टूटना, ठीक है ना। धरातली भागों में भूगर्भिक हलचलों का पर्याप्त असर होता है। भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूपटल भ्रंश अथवा वलन होता रहता है। इन परिवर्तनों के कारण खिंचाव तथा संपीड़न की शक्तियां अपना कार्य करती हैं। इसके द्वारा भूपटल पर अनेक प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब चट्टान में खिंचाव की शक्ति कार्य करती है तो भूपटल में दरारों का निर्माण होता है। खिंचाव की शक्ति जब विपरीत दिशाओं में कार्य करती हैं जिस कारण सामान्य दरार तथा व्युत्क्रम दरार की रचना होती है। इन्हीं कारणों से जब कोई स्थल भाग नीचे की ओर खिसक जाता है तो रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। दूसरी तरफ जब बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो हॉस्ट पर्वत का रचना होती है।
दरार द्वारा निर्मित पर्वतों को अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। इन प्रक्रियाओं का परिणाम यह होता है कि धरातलीय भागों का अगल बगल खिसकना अथवा ऊपर नीचे की तरफ खिसकाव होता है। इस अचानक परिवर्तन के कारण पृथ्वी में कंपन पैदा हो जाता है। इस प्रकार संपीड़न की शक्तियों के कारण भूपटल में मोड़ पड़ जाते हैं तथा मोड़दार वलित पर्वतों की रचना होती है। यह क्रिया जब तीव्रता के साथ अचानक संपन्न होती है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। यही कारण है कि अधिकांश भूकंप नवीन मोड़दार पर्वतों, आल्प्स, हिमालय, रॉकीज, एंडीज की पेटी में आते रहते हैं। इस प्रकार अफ्रीका की दरारी घाटी में भी अनेक भूकंप अनुभव किए जाते हैं। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। भूपटल भ्रंश का ही आधारित वैज्ञानिक रीड ने भूकंप के कारणों के संबंध में अपने प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके अनुसार अधोगत चट्टानें रबर की तरह लचीली होती हैं तथा खिंचाव के कारण खिंच जाने पर यह बढ़ती हैं, परंतु चट्टानों का यह तनाव अथवा खिंचाव शीघ्र नहीं होता है वरन धीरे धीरे संपन्न होता है। जब चट्टानों में खिंचाव की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो लचीली या प्रत्यास्थ चट्टानों में तनाव होने लगता है, अर्थात चट्टानें शनै शनै बढ़ने लगती हैं। यह खिंचाव एवं तनाव तब तक बढ़ता रहता है जब तक यह लचीली शेल की सहन शक्ति से कम होती है, परंतु प्रत्येक चट्टान की एक ऐसी सीमा होती है जिसके बाद चट्टानें और तनाव को सहन नहीं कर सकती। परिणाम स्वरूप चट्टानों की सहन शक्ति से अधिक खिंचाव होने पर चट्टान रबड़ की तरह टूट जाती हैं। जिस प्रकार रबर का टुकड़ा अधिक खींचने पर टूट जाता है तथा शीघ्रता से अपने स्थान पर आने लगता है, उसी प्रकार विघटित चट्टान शीघ्र से अपना स्थान ग्रहण करना चाहती है। इस प्रकार चट्टान के अचानक टूटने तथा विखंडित भाग द्वारा शीघ्रता से अपने स्थान ग्रहण करने की प्रवृत्ति से पृथ्वी में जोरों से कंपन हो जाती है तथा भूकंप का अनुभव किया जाता है। रीड का यह प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत अधिक विश्वसनीय माना जाता है। अधिकांश भ्रंशमूलक भूकंप इसी प्रकार की प्रक्रिया द्वारा घटित होते हैं। इस तथ्य को कुछ उदाहरणों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। 1872 ईस्वी के कैलिफोर्निया के भयंकर भूकंप का प्रमुख कारण एक विशाल दरार का निर्माण ही था। कैलिफोर्निया तट के सहारे प्राय भूकंप आते रहते हैं। उपरोक्त भूकंप ओवेन घाटी में दरार के निर्माण होने से घटित हुआ था। कैलिफोर्निया का द्वितीय भयंकर भूकंप दरार के कारण ही 18 अप्रैल सन 1906 में आया था। इसका मुख्य कारण दरारी रेखा के सहारे विशाल भूखंड का उत्तर की तरफ 3 फीट से लेकर 20 फीट तक खिंचाव ही था। इस खिंचाव के कारण ही 640 किलोमीटर लंबी सन एंड्रियास फॉल्ट का निर्माण हुआ था। इस हलचल के कारण भयंकर भूकंप आया था। जापान की सगामी खाड़ी का 1923 का भयंकर भूकंप दरार के निर्माण के कारण ही घटित हुआ था। भू संतुलन की अव्यवस्था। तीसरा पॉइंट है, भूपटल के विभिन्न भाग प्राय संतुलित अवस्था में हैं। जब कभी भी इस संतुलन में क्षणिक अथवा दीर्घकालिक अवस्था उत्पन्न हो जाती है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। यद्यपि भू संतुलन संबंधी तरह तरह की अव्यवस्थाएं तथा पुनर्व्यवस्थाएं होती रहती हैं, परंतु सदैव भूकंप का अनुभव नहीं किया जाता है। इसके विपरीत जब अव्यवस्था अचानक हो जाती है तो भूकंप प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी नवोदित या पूर्व स्थित पर्वत के निर्माण के बाद उस पर अनाच्छादन की शक्तियां कार्य करने लगती हैं। अपरदन द्वारा पर्वतीय भाग कटकर नदियों द्वारा सागरी भाग अथवा झीलों में जमा होने लग जाता है। इस प्रकार 2 प्रकार की क्रियाएं घटित होती हैं। प्रथम, पर्वतीय भाग का अपरदन के कारण नीचा होना तथा उसके भार में कमी। द्वितीय, सागरी भार में लगातार निक्षेप द्वारा भार में वृद्धि। इस क्रिया द्वारा भू संतुलन समाप्त हो जाता है, परंतु इस संतुलन को स्थापित करने के लिए सागरी तली नीचे की तरफ खिसकने लगती है तथा
भार में ह्रास होने के कारण पृथ्वी भाग ऊपर उठने लगते हैं। जब तक यह क्रिया धीरे धीरे होती है तब तक उसका आभास नहीं हो पाता, परंतु जब यह क्रिया शीघ्रता से संपन्न होती है तो भूपटल में कंपन पैदा हो जाता है। इस प्रकार के भूकंप प्राय नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं, जहां पर पर्वत निर्माणकारी क्रिया के कारण भूपटल में अभी तक संतुलन स्थापित नहीं हो सका है। इस प्रकार उत्पन्न भूकंप प्राय साधारण तथा हल्के होते हैं। उनका प्रभाव सीमित होता है। 4 मार्च सन 1949 को हिंदुकोह में इस प्रकार संतुलन मूलक भूकंप आया था। इसका प्रभाव पश्चिमी पाकिस्तान के लाहौर तक अनुभव किया गया था। चौथा है जलीय भार। अधिकांश भूगर्भवेत्ताओं का यह मत है कि धरातलीय भाग पर जब जल का एकत्रीकरण हो जाता है तो उससे उत्पन्न अत्यधिक भार तथा दबाव के कारण जल भंडार की तली के नीचे स्थित चट्टानों में हेरफेर होने लगता है। जब यह परिवर्तन शीघ्रता से होता है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि स्थायी जल भंडारों से या चिरस्थायी भंडारों से नहीं है, क्योंकि ये भंडार जैसे सागर, झील आदि अपना संतुलन स्थापित कर चुके हैं या इनसे होने वाले भूगर्भिक हेरफेर स्थायी हो चुके हैं। यहाँ पर जल भंडार का अभिप्राय भूपटल पर मानवकृत जलाशयों तथा बांधों से है। बहुमुखी योजनाओं तथा नदी बांध योजनाओं के अंतर्गत नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं तथा अनावश्यक जल को बड़े बड़े जल भंडारों में एकत्र किया जाता है। इस प्रकार जब भूपटल पर अधिक जल के एकत्रीकरण से भार तथा दबाव अचानक बढ़ जाता है तो भूपटल में पुनर्व्यवस्था स्थापित होने लगती है। फलस्वरूप भूकंप का अनुभव किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 11 दिसंबर 1967 में भारत के कोयना भूकंप के अनेक संभावित कारणों में से एक कारण कोयना बांध तथा जल भंडार द्वारा उत्पन्न अव्यवस्थाओं का भी बताया जाता है। एम.एस. कृष्णन इस मत के सर्व प्रमुख प्रवक्ता हैं। कृष्णन के अनुसार कोयना बांध, जो कि भारत में ही है, द्वारा जल भंडार में अत्यधिक जल के एकत्रीकरण के कारण जलीय भार से धरातलीय भाग में धंसा हुआ, जिस कारण भूपटल में अव्यवस्था होने के कारण भूकंप अनुभव किया गया। अब है भूपटल में सिकुड़न। पृथ्वी के संकुचन सिद्धांत के आधार पर अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादन किया है कि पृथ्वी के तापक्रम में विकिरण की क्रिया के फलस्वरूप निरंतर ह्रास हो रहा है। इस मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी भूगर्भशास्त्री डान ने 1947 में तथा यूरोप के विद्वान इली डी ब्यूमाउंट ने 1852 में किया। विकिरण द्वारा निरंतर ताप में ह्रास के कारण पृथ्वी के ताप में पर्याप्त कमी होने के कारण भूपटल शीतल होने लगता है। इस प्रकार पृथ्वी के ठंडे होने से उसकी पपड़ी क्रस्ट में सिकुड़न अथवा संकुचन होता है, जो पर्वत निर्माणकारी क्रिया को जन्म देता है। जेफरीज इस मत के सर्व प्रमुख प्रवक्ता हैं। संकुचन तथा सिकुड़न जब शीघ्र एवं तीव्रता से होता है तो भूपटल में कंपन पैदा होता है तथा भूकंप अनुभव किया जाता है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के समर्थक इस मत की कटु आलोचक हैं। इन विद्वानों का कथन है कि पृथ्वी कैम्ब्रियन युग के बाद शीतल नहीं हुई है, परंतु भूकंप तो प्राय आते ही रहते हैं। आधुनिक अनुसंधान के आधार पर यह बताया जाता है कि पृथ्वी के अंदर अनेक रजोद्गार पदार्थ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वर्तमान में हैं, जिनके विघटन के कारण अत्यधिक मात्रा में ताप की उत्पत्ति होती है। प्राय यह अनुमान किया जाता है कि विकिरण द्वारा नष्ट ताप की पूर्ति इन रजोद्गार पदार्थों द्वारा उत्पन्न ताप से हो जाती है, पूर्ति हो जाती है, अतः पृथ्वी में ताप ह्रास की समस्या नहीं उठती है। इस प्रकार अधिकांश विद्वान भूपटल के शीतलन के कारण संकुचन में विश्वास नहीं रखते। इस आधार पर यह भूकंप के संभावना इन विद्वानों के अनुसार न्याय संगत नहीं है। गैस का फैलाव।
भूपटल के नीचे जब किसी प्रकार से जल पहुंच जाता है तो अत्यधिक ताप के कारण जल वाष्प तथा गैस में बदल जाता है। इस जब इनकी तीव्रता अधिक हो जाती है तो ये गैसें अथवा वाष्प ऊपर जाने का प्रयास करती हैं। फलस्वरूप भूपटल के नीचे से धक्के लगाने लगती हैं, जिस कारण भूपटल में कंपन उठने लगती हैं तथा साधारण भूकंप का अनुभव किया जाता है। कभी कभी ऊपरी दबाव कम हो जाता है तो अचानक संकुचित गैस में प्रसार या फैलाव होने लगता है, जिस कारण पृथ्वी में कंपन हो जाता है। अब है 7वां पॉइंट, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जो कि काफ़ी हद तक भूकंप और ज्वालामुखी के कारणों को स्पष्ट करता है। अधिकांश भूकंपीय घटनाएं विभिन्न प्लेटों के सहारे, कौन कौन सी प्लेटें हैं? रचनात्मक, विनाशात्मक और संरक्षी प्लेटें के सहारे ही घटित होता है। रचनात्मक प्लेट किनारा, जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, का निर्माण मध्य अटलांटिक कटकों के सहारे होता है, जहां पर दो प्लेटें टूटकर विपरीत दिशाओं में गतिशील होती हैं। इस कारण दाब मुक्ति होने से मध्य महासागरीय कटक के नीचे ऊपरी मेंटल का भाग पिघल जाता है तथा मैग्मा का निर्माण हो जाता है, तो ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के रूप में ऊपर अग्रसर होता है। इस प्रक्रिया के कारण भूकंप होता है। चूंकि मैग्मा के ऊपर उठने की दर मंद होती है, अतः भूकंप साधारण एवं कम गहराई वाले होते हैं, जिनका भूकंप मूल प्राय 25 से 35 किलोमीटर की गहराई तक होता है। परंतु 60 किलोमीटर की गहराई वाले भूकंप मूल का भी पता चला है। इस तरह अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर के मध्य महासागरीय कटक के सहारे लंबी श्रृंखला में आने वाले भूकंप प्लेट के विपरीत दिशाओं में संचलन एवं मैग्मा के ऊपर की ओर आने एवं ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के कारण आते हैं। विनाशात्मक प्लेट किनारा, जहां दो प्लेटें आपस में आमने सामने गतिशील होती हैं। इस कारण अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है या नीचे चली जाती है। परिणाम स्वरूप क्षेपित भाग नीचे मेंटल में चला जाता है। प्लेटों के इस आपसी टकराव, क्षेपित भाग की रगड़ एवं क्षेपित भाग के 100 किलोमीटर या अधिक गहराई में जाकर अत्यधिक ताप के कारण पिघलकर मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भेदन के रूप में प्रकट होने के कारण तीव्र भूकंप आते हैं। इस प्रकार के भूकंपों के भूकंप मूल की गहराई 700 किलोमीटर तक हो सकती है। अब तक 720 किलोमीटर की अधिकता वाले भूकंप घटित हो चुके हैं। इस तरह के भूकंप परिप्रशांत मेखला एवं मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते रहते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट का अमेरिकन प्लेट के नीचे बेनियोफ मंडल के सहारे क्षेपण हो रहा है, जिस कारण क्षेपित भाग के नीचे जाने से उत्पन्न रगड़ के कारण इस क्षेत्र में उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी सीमांत भाग में तीव्र भूकंप आते हैं। एशिया के पूर्व में महासागरीय क्रस्ट का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण होने से पूर्वी एशिया तथा द्वीपचाप एवं तोरण के सहारे खासकर जापान तीव्र भूकंप आते हैं। इस तरह अफ्रीकी प्लेट के यूरोपीय प्लेट के नीचे एवं भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट के नीचे क्षेपण होने के कारण मध्य महाद्वीपीय पेटी आल्प्स हिमालय के भूकंप आते हैं, जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से अगल बगल सरकती है, जिसको संरक्षी किनारा कहा जाता है, का निर्माण होता है एवं रूपांतरण भ्रंश का निर्माण हो जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ तीव्र भूकंप आते हैं। सैन एंड्रियास भ्रंश इसका प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर कैलिफोर्निया एक स्थल भाग दक्षिण पूर्व तथा दूसरा भाग उत्तर पूर्व दिशा में एक दूसरे के संदर्भ में भ्रंश तल के संदर्भ में खिसकता है, जिस कारण भूकंप आते हैं। अब सामान्य भूकंप के कारण उपयुक्त कारणों द्वारा विनाशकारी अथवा भयंकर भूकंप का जन्म होता है, परंतु ऐसे भी साधारण प्रकार के भूचाल होते हैं जिनका अनुभव या तो केवल भूकंप लेखन यंत्र सिस्मोग्राफ द्वारा ही हो पाता है या इतने हल्के होते हैं जिसकी किसी प्रकार की क्षति की आशंका नहीं होती। इस प्रकार के भूकंपों को सामान्य भूकंप कहते हैं। इनकी उत्पत्ति के कारण सागर तलीय भूभागों पर सागरीय लहरों के टकराव के कारण जब महाद्वीपों का
तटीय भाग टूटकर सागर में गिरता है तो समीपवर्ती भागों में साधारण कंपन का अनुभव किया जाता है। कभी कभी किनारे का टूटना अचानक ही संपन्न हो जाता है, इस कारण से भूकंप आता है। दूसरा कारण बाहरी सागरीय भूकंप द्वारा जब वेगवती सुनामीस लहरें उत्पन्न होती हैं तो उसके तट से टकराने पर आसपास के भागों में भूकंप आ जाता है। कभी कभी साधारण प्रकार की वेगवती लहरों के टकराने से भी कंपन होता है। तीसरा, चूने की चट्टानों वाले प्रदेश में कंदराओं की छत जब टूट के नीचे गिरती है तो साधारण प्रकार के भूकंप का अनुभव किया जाता है। लोएस मिट्टी वाले क्षेत्रों में मिट्टी के ढेर के खिसकने से कंपन पैदा हो जाता है। चीन में इस तरह के भूकंप प्राय आए दिन आते हैं। चौथा, अपक्षय की क्रियाओं से प्रभावित होकर पहाड़ी भागों में कमजोर बड़े बड़े शिलाखंड जब टूटकर नीचे की तरफ तेजी से गिरते हैं तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। पांचवा, जब ग्लेशियर पर्वतीय भाग से नीचे की तरफ सरकते हैं और बीच में तीव्र ढाल के आ जाने से बड़े बड़े हिमपिंड टूटकर नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, इस कारण सामान्य भूकंप समीपवर्ती क्षेत्रों में आते हैं। छठा, पृथ्वी अपनी कील पर घूर्णन परिभ्रमण करती है। इस घूर्णन के कारण कभी कभी कमजोर भाग में भूकंप अनुभव किए जाते हैं। सातवां, वर्तमान समय में अणु बमों के विस्फोट अथवा परीक्षणों द्वारा भी भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि प्रायद्वीपीय भारत के कोयना भूकंप 11 दिसंबर 1967 का एक कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ भूमिगत आणविक बम का परीक्षण भी बताया जाता है, परंतु इस परीक्षण का प्रभाव इतनी दूर तक हो सकता है ऐसी संभव नहीं जान पड़ता। सुरंग खोदने तथा खानों की छत आदि गिरने से भी भूकंप अनुभव किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे भूकंप का विश्व वितरण और उसका वर्गीकरण।